Hey Genius, welcome back to my channel, the creator of Genius Girl this side, and today we are discussing a new chapter and the most important and requested chapter, that is investment decisions. We can call it as capital budgeting as well. ठीक है ना? लेकिन बात ये है कि इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग क्यों कहते हैं, ये भी तो सीखना है। पर ये सब सीखने से पहले और वीडियो में आप खो जाओ उससे पहले एक बार चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, ठीक है? तो जल्दी से 10K सब्स कंप्लीट करवा दो और उसके बाद ये फटाफट से अपने कलरफुल हैंड रिटन नोट्स निकालते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी आसान बनाते हैं। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहूंगी। एफएम में देखो, एफएम में अपन टोटल 3 तरीके के डिसीजंस पढ़ते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वन होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द थर्ड वन होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना? फाइनेंसिंग डिसीजन देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या चाहिए होता है? पैसा। फाइनेंस पैसा भी नहीं, बहुत सारा पैसा। आजकल थोड़े बहुत पैसे से काम नहीं चलता, आजकल पैसा चाहिए बहुत सारा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारा पैसा जब चाहिए होता है, तो जब अपन पैसा लेकर आते हैं तो पैसा ऐसे ही तो नहीं आता, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगती है। तो जब भी हम बाहर से कैपिटल उठाते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगती है, उसी को अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये पढ़ते हैं कि बाहर से पैसा कैसे फाइनेंस किया जाए, ठीक है? और उसकी जो कॉस्ट होती है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल पर जाकर चेक करो। पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कवर है। ठीक है? नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि हम अब पढ़ेंगे। अब देखो, पैसा यहाँ से आ गया, अब ये पैसा किसके लिए रखा है? घर में रखने के लिए। ठीक है? ऐसा तो नहीं है, घर में पैसा रखने के लिए नहीं लेकर आते हम, किसके लिए लेकर आते हैं? बिजनेस में लगाने के लिए। तो कौन से प्रोजेक्ट में अपन को लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में नहीं, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यही सारे डिसीजन हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से अपन को मिलता है रिटर्न्स। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए ताकि अपन को मिले रिटर्न्स। ठीक है ना? अब जो रिटर्न्स मिलेंगे, क्या वो हम बांटे या फिर ना बांटे? अगर बांटेंगे तो क्या बोलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और अगर नहीं बांटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर? तो अब यहाँ पर अपन को यही देखना है। ठीक है? क्या देखना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी देख चुके हैं। डिविडेंड डिसीजन ये भी कंप्लीट है इसी चैनल पर। ठीक है? तो जाके चेक करो, डिविडेंड डिसीजंस के सारे कॉन्सेप्ट, डिविडेंड डिसीजन के इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस करा रखी है। तो ये दोनों चैप्टर जिसने भी नहीं किए हैं फटाफट कर लेना। ठीक है ना? और इनके नोट्स भी अपलोडेड है, इनके डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आप देख लेना। ठीक है? तो आज का जो हमारा मेन चैप्टर रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम क्यों पड़ा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी हम पैसा लेकर आए हैं उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक? अब बात आती है, इसे हम कैपिटल बजटिंग क्यों कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर जितने भी बजटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, बजटिंग के प्रिंसिपल, वो सारे हम अप्लाई करते हैं जब भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम बजटिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। समझे? तभी इसे कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग। अब आप ये सोच रहे हो, मैम हम क्या कहें, हम इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलें या फिर कैपिटल बजटिंग? तो आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है? तो जैसी आपकी मर्जी। मैं इसे बात पर मोस्टली कैपिटल बजटिंग बोलती हूँ, तो अगर आपको भी कैपिटल बजटिंग बोलना है वही बोलो। वैसे आप समझ जाना कि चैप्टर एक ही है। क्लियर?
अब बात करते हैं ये जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग, इसमें हम पढ़ने क्या क्या जाएंगे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे मेन जो है वो ये है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। इसमें दो तरीके की टेक्निक्स हैं, एक है हमारी ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स जिसमें हम पेबैक पीरियड पढ़ेंगे, ARR पढ़ेंगे, और दूसरी है हमारी डिस्काउंटेड टेक्निक्स वाली जिसमें हम NPV, PI, IRR, MIRR, डिस्काउंट पेबैक पीरियड। तो ये जो NPV, IRR ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम ये पढ़ेंगे। ये क्या है, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। देखो मोस्टली क्या होता है, सब लोग यहाँ भागते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए टेक्निक्स की तरफ भागते हैं। लेकिन टेक्निक्स में जो एडजस्टमेंट आने वाले हैं, जो दिक्कतें आने वाली हैं, वो तो पढ़ लो। फिर उनको कभी ये सारे फॉर्मूले समझ में नहीं आते, कभी ये मेथड समझ में नहीं आते, तो वो सब अपन को नहीं करना है, वो सब अपन को दिक्कतें बिल्कुल आने नहीं देनी है। इसके लिए अपन पहले से ही तैयार हो जाएंगे। हम लोग पहले इस पर फोकस करेंगे, और एक बार सच्ची बता रही हूँ, एक बार अगर आपने इस पर फोकस कर लिया ना, फिर आपके लिए ये कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है, ये जो टेक्निक्स है वो इतनी आसान बन जाएंगी, इतनी आसान बन जाएंगी, बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो अपन किस पे मेन फोकस करेंगे, इस वाले पर। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो अपना चैप्टर है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग, इसमें सबसे बड़ा खेल क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा खेल होता है कैश फ्लोज का। ठीक है, और कैश फ्लोज मेजर जब अपन करते तब आती हैं हमें कुछ दिक्कतें, तो वो दिक्कतें अपन पहले से ही सॉल्व करते हैं ताकि अपन को आगे कोई दिक्कत ही ना आए। तो चलिए पहले अपन देखते हैं दिक्कत नंबर 1, आई मीन एडजस्टमेंट नंबर 1, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, ये आपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है, इट इज एन एक्सपेंस। लेकिन डेप्रीसिएशन, ध्यान देना, खाली एक एक्सपेंस नहीं होता, ये होता है एक नॉन कैश एक्सपेंस। यानी कि जब जब डेप्रीसिएशन चार्ज होता है तब तक हमारी तरफ से कोई भी पैसा बाहर नहीं जाता है, तो ये पैसे का एक्सपेंस नहीं है, इट्स कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस तो है, और अगर एक्सपेंस है तो इससे अपन को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, है कि नहीं, इसलिए अपन इसको करते हैं माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट बना हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। जब भी हम कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का ही खेल है कैश फ्लोज, तो जब भी अपन कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो जो हमारी ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अच्छा इसमें पूरा लिख देती हूँ, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती हो गई थी, यहाँ पर क्या आएगा, EBDT यानी अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, यानी डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस का एडजस्टमेंट अभी बाकी है। ठीक है, वो वाली अर्निंग है, क्लियर। अब इसमें से अपन ने क्या माइनस कर दिया, डेप्रीसिएशन, यानी कि D हट गया, तो अब क्या आएगा, अर्निंग बिफोर, डेप्रीसिएशन तो हट गया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक, तो यहाँ पर आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्या माइनस करेंगे, टैक्स को, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो अकाउंटिंग में तो हम यहीं तक करते थे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये हमें मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन को प्लस कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन को अगेन क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद आ रहा है हमारा कैश फ्लो। अब बहुत लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अगर डेप्रीसिएशन को प्लस ही करना था तो डेप्रीसिएशन को माइनस ही क्यों किया। तो देखो अगर हम डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं करते ना, तो हमारा ये जो टैक्स है, यहाँ पर जो टैक्स है वो ज्यादा आता। इसी वजह से, किस वजह से, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अपन ने क्या किया है, डेप्रीसिएशन को माइनस किया है। एक बार यहाँ से अपन को टैक्स बेनिफिट मिल गया, उसके बाद अब जो ये अर्निंग आई है ना, ये एकदम सही वाली आई है, डेप्रीसिएशन के बाद वाली। ठीक है, अब ये जो अर्निंग आई है वो एकदम सही आई है, जिसमें डेप्रीसिएशन और टैक्स का दोनों का ही एडजस्टमेंट हो गया है। अब इसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एट द एंड जो चाहिए आंसर, वो चाहिए कैश फ्लो। और डेप्रीसिएशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यानी कि डेप्रीसिएशन से
पैसा बाहर जाता नहीं है और हमें क्या चाहिए, पैसा, कि हमारे पास पैसा कितना है। तो डेप्रीसिएशन से जब पैसा बाहर गया ही नहीं तो डेप्रीसिएशन को माइनस क्यों करना, इसी वजह से यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन प्लस कर रहे हैं। आ गया समझ में? माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट चाहिए था। एक बार टैक्स बेनिफिट मिल गया, हमारा सही टैक्स सही अर्निंग आ गई, उसके बाद डेप्रीसिएशन को अगेन एड बैक कर दो ताकि आपके पास जो कैश फ्लो आए वो एकदम सही वाला आए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई वाले स्टेटमेंट से? अच्छा, इस तरीके का एक और स्टेटमेंट बनता है मेथड नंबर 2 के नाम से, लेकिन आप जो चाहो वो कर सकते हो, यानी कि मेथड नंबर 1 भी कर सकते हो, मेथड नंबर 2 भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको कौन सा सिखाया है, मेथड नंबर 1 से रिलेटेड स्टेटमेंट, क्योंकि यही मेथड नंबर 1 बहुत आसान होता है, इसी वजह से मैंने सिखाया है। आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो मेथड नंबर 1 से ही करेंगे। मैं हमेशा आपको वही स्टेटमेंट सिखाती हूँ जो आसान होता है, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट दोनों में ही फुल मार्क्स देता है, चाहे आप मेथड 1 से करो चाहे आप मेथड 2 से करो, ठीक है। इसी वजह से मैं हमेशा आसान वाला मेथड सिखाती हूँ ताकि आपके आसानी से एग्जाम्शन आ जाए, आसानी से आउट ऑफ मार्क्स आ जाए क्वेश्चन में। क्लियर? तो डेप्रीसिएशन का उम्मीद है आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 2, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, याद होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी हमने लॉस्ट कर दी, जो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज ये मेरा घर है, ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर एक घर में मैंने खिड़की बना दी, ठीक है, बहुत बढ़िया घर है। और इस घर में मैं नहीं रहती, इस घर में रहते थे किराएदार, जिससे मुझे मिलता था 50K, ठीक है। हर मंथ कितना मिलता था, 50K, यानी कि बिना काम वाम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ हमने क्या कर दिया, अपने घर को किराए पर चढ़ा दिया और इससे मिलते थे 50K। लेकिन अब मैंने इन लोगों को बाहर निकाल दिया, मैंने कहा अब मैं इस घर में अपना काम करूंगी, अब मैं इसमें अपना काम करूंगी। तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे जो 50K पहले मिल रहे थे क्या वो अब मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, ये मेरे 50K तो चले गए। यानी कि बिजनेस करने के चक्कर में, इस घर में बिजनेस करने के चक्कर में मैंने उन लोग को बाहर निकाल दिया जिससे मुझे 50K पके पकाए मिल रहे थे, तो वो मुझे अब नहीं मिलेगी। तो मेरी ये अपॉर्चुनिटी चली गई ना बिजनेस के चक्कर में 50K वाली। तो जो अपॉर्चुनिटी चली गई, दिस इज आर अपॉर्चुनिटी लॉस, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। तो जब बिजनेस करूंगी तो मैं हमेशा इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करूंगी कि मुझे कम से कम 50,000 से ऊपर ही कमाना है, क्योंकि 50,000 तो मुझे बिना मेहनत के ही कमा रहे थे। अब मुझे जब बिजनेस कर रही हूँ मेहनत के साथ तो मुझे 50,000 से ज्यादा ही कमाना है, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम डिसीजन लेंगे कैपिटल बजटिंग में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। यस, अ बिग यस, ठीक है, कंसीडर करेंगे। इट कैन शो इवन द फॉरेन एक्सपेंसेस एज, यहाँ पे फॉरेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉरगोन, ठीक है, ये मिस्टेक करेक्ट कर लेना। इट कैन शो इवन दी फॉरगोन एक्सपेंसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज एन एक्सपेंस, ठीक है। फॉरगोन क्योंकि चली गई ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के और भी नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉरगोन कॉस्ट, ट्रेड ऑफ, ये सारे किसके नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कैपिटल बजटिंग में हम इसे एज एन एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या हम इसे अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे, क्या अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे? अ बिग नो, अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पर 50,000 हमारे एक्चुअल में जा थोड़ी रहे, ठीक है। इसी वजह से कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, इसलिए हम अकाउंटिंग में इसे ट्रीट नहीं करते। लेकिन कैपिटल बजटिंग में इसे हम ट्रीट करेंगे क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सी, सी है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, डूब गई, ऐसी कॉस्ट जो डूब गई, ठीक है। जैसे पास्ट है हमारा, पास्ट में जो भी हुआ वो क्या हो गया,
डूब गया, पास तो चला गया, अब वो वापस तो नहीं आएगा, वापस तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जो हो गया सो हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या हम उसे डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करेंगे? अ बिग नो, अ बिग नो। हम उसे डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम उसे कैपिटल बजटिंग में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। देखो संक कॉस्ट क्या होती है? ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जो कि कॉस्ट हो चुकी है, कैन नॉट बी रिवर्स इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पास्ट हो गया, जो गया तो गया। नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग, हेंस वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इन कैपिटल बजटिंग, क्योंकि इसका अब कोई भी महत्व नहीं है। क्लियर? तो हमने 3 एडजस्टमेंट पढ़ लिए। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट। नाउ कम टू दी एडजस्टमेंट नंबर 4, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो जब हमने बिजनेस खोला तो बिजनेस में मशीन वगैरह लग दी, बिल्डिंगें वगैरह खरीद ली, लेकिन बिजनेस जिस काम का हमने खोला है उसका सामान भी तो आएगा। सपोज मैंने क्लॉथ का स्टोर खोला है, ठीक है, कपड़े का काम खोला है, तो उसके लिए मशीनें वगैरह तो आ गई, लेकिन कपड़ा भी तो लाना है। तो मेन क्या होगी हमारी? जो दुकान का सामान, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस खोला है तब क्या होगा? वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जाएगा, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल होगी उसमें अपन को क्या करना है? कैश आउटफ्लो, यानी कि माइनस में दिखाना है, क्योंकि पैसा जाता है। लेकिन सपोज 5-10 साल बाद मैंने वो दुकान बंद कर दी, वो बिजनेस बंद कर दिया, तो जो सामान है वो बिककर पैसा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? दुकान में कुछ ना कुछ तो सामान बचा होगा, तो वो पैसा उस सामान को बेचकर हम पैसा लेकर आएंगे। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब उस सामान को बेचकर क्या होगा? कैश इनफ्लो। ठीक है, और जनरली ये 0 पीरियड में होती है अगर कुछ भी ना दे रखा हो, साइलेंट केसेस। बाकी अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करे कि फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, फिफ्थ ईयर में, तो उस तरीके से अपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो अपन इसे क्या मान लेंगे? अज्यूम कर लेंगे 0 पीरियड में हुआ है। ठीक, समझ गए? 0 पीरियड में कैश आउटफ्लो होता है क्योंकि सामान आएगा, और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो होता है क्योंकि अब सामान बिकेगा और पैसा आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अलोकेटेड ओवरहेड्स। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑफिस के इस तरीके के खर्चे जो होने ही होने। तो आप डिसीजन लो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का या ना लो, ये खर्चे तो होने ही हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो जनरली होते ही होते हैं, भाई ऑफिस के खर्चे हैं वो तो होंगे ही। तो आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो खर्चे तो होने ही है। तो जब वो खर्चे होने ही है इररेस्पेक्टिव ऑफ आर प्रपोजल, तो हम क्या करें? उसे कंसीडर करें कि नहीं करें? बिल्कुल नहीं, अ बिग नो, नॉट कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग। क्लियर? बहुत सिंपल है, लिख भी लो, जो खर्चे होने ही होने। लास्ट, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है हमने 0 पीरियड में तो इन्वेस्टमेंट करी है, साथ के साथ आगे के फर्दर ईयर्स में भी हम इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर फर्दर ईयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिंपल सी बात है, उसको भी हमें क्या करना रहेगा? ऐड करना रहेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, अगर और इन्वेस्टमेंट लगी है तो उसे और ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको 6 के 6 जो एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाए हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कैश फ्लो से रिलेटेड, और मेन जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो, ये वाला टॉपिक, और स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, जो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों टॉपिक है। तो अभी बस इन 6 एडजस्टमेंट का आप रिवीजन कर लो फटाफट से, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।